नमस्कार दोस्तों, प्रीमो लाइफ लाइन में आप सभी का स्वागत है। कल हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों त्रिभुज के बारे में, और त्रिभुज का एक प्रकार मैंने बता दिया था साइड के आधार पर, यानी कि भुजा के आधार पर कितने प्रकार त्रिभुज होते हैं ये मैंने बताया था। एक चीज़ जो कोण वाला था उसमें एक कोण पूरक कोण होता है जो दोनों कोणों को जोड़ने पर 90 अंश मिलता है, यानी कि दो कोण हों और उनको जोड़ने पर 90 डिग्री वैल्यू आनी चाहिए। यानी कि इन दोनों को, अगर इनको पहला कोण ये और ये दूसरा कोण, इन दोनों को जोड़ने पर टोटल 90 अंश का आना चाहिए। यानी कि यह अगर मान लीजिए इस बार 36 अंश ले रहे हैं तो इसका कोटिपूरक कोण क्या होगा? कोटिपूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कोटिपूरक कोण ये क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दोनों एंगल्स का सम जो है, दोनों एंगल्स का सम 90 अंश के बराबर आना चाहिए। यानी कि यहाँ कोई और एंगल होगा जो इसकी वैल्यू होगी, इन दोनों को जोड़ने पर 90 अंश मान आना चाहिए। तो हम इसको देखें तो अगर हम इसकी वैल्यू x मान लें तो x कैसे मिलता है हमें? इस 36 को हमें दूसरी तरफ ले जाकर के घटाना होगा, 36 इधर जाकर के माइनस होगा तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें इस लाइन को, तो हम कोटिपूरक कोण जो देख रहे हैं वो पहले दिए हुए कोण को घटाया जा रहा है 90 अंश में से। 90 अंश में से क्या घटाया जा रहा है? पहले से दिया हुआ कोण। यानी कि कोई भी एंगल बताया जाए उसमें से अगर 90 में से 90 में से घटा दे रहे हो तो फिर कोटिपूरक कोण मिलता है। यहाँ पर अगर घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा? 54 अंश, यानी 54 डिग्री जो है इसका कोटिपूरक कोण आएगा 36 का। तो हम कह सकते हैं किसी भी कोण का अगर हम कोटिपूरक कोण निकालना चाहते हैं तो उसे हमें 90 में से माइनस करना पड़ेगा। 90 माइनस यानी कि 20 अंश का कोटिपूरक बताइए। 20 अंश का कोटिपूरक निकालने के लिए हमें 90 माइनस 20 करना होगा और ये आ जाएगा 60 है। 60 नहीं 70 अंश, 70 अंश। इसी तरह से 30 अंश का कोटिपूरक, 30 अंश का कोटिपूरक निकालने के लिए 90 माइनस 30 करना होगा जो कि 60 अंश आ जाएगा। और इसी तरह से 38 डिग्री का बताइए। 38 डिग्री का कोटिपूरक 90 माइनस 38 डिग्री तो माइनस होगा यहाँ 40 में से, अगर 40 घटा दें तो 50 में से, तो 50 दो 52। इस तरह से हम कोटिपूरक कोण किसी भी कोण का निकाल सकते हैं। और समपूरक कोण जो होता है वो इसी तरह का वो भी होता है, यानी कि दो कोण वहाँ भी जुड़ेंगे लेकिन उन दोनों को जोड़ने पर 90 की जगह 180 अंश आएगा। यानी ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पर 180 अंश आता है वो एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाएंगे। कोटिपूरक का साथी समझो इससे। तो कोटिपूरक जो है माइनस करेंगे। हेलो रोको जरा, बात करते हैं संपूरक कोण की। संपूरक कोण जो होता है ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश के बराबर होगा। यानी यह पूरा 180 अंश होता है जिसमें से दो कोणों को मिलाने पर जो बन रहा है। यानी कि यह पहला कोण है 40 डिग्री अगर हम मान लेते हैं तो ये दूसरा कोण क्या हो जाएगा? 140। दोनों को जोड़ने पर 180 आ जा रहा है। तो फिर 40 और 140 एक दूसरे के कोण समपूरक कोण कहलाएंगे। मान लीजिए एक को हम गायब कर दे रहे हैं, हम पूछ रहे हैं 40 दिया हुआ है, 40 का समपूरक कोण कितना होगा? ये क्या है? समपूरक कोण। समपूरक कोण 40 का समपूरक कोण निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? अगर यहाँ x की वैल्यू रखें तो x और 40 दोनों को जोड़ने पर 180 अंश आना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180 में से माइनस होगा 40, 40 इधर प्लस है दूसरी तरफ माइनस हो जाएगा। तो फिर x की वैल्यू क्या आएगी? 140 में से हम देख रहे हैं 180 में से 40 को घटाया जा रहा है, यानी कि जो एंगल दिया है उसे हमें 180 में से घटाना होगा।
तो फिर वह संपूरक कोण का मान आएगा। तो यहाँ 140 अंश आ रहा है, यानी कि इसका 40 का संपूरक कोण 140 है, तो इसका 140 है। अगर इसी तरह से हम 60 अंश का संपूरक कोण माने पूछे तो क्या बताओगे? 180 में से 60 में माइनस करना होगा, 120 अंश हो जाएगा 60 का संपूरक कोण। इसी तरह से हम 70 डिग्री का अगर संपूरक कोण पूछे तो 180 माइनस 70 करना होगा, तो 110 अंश आ जाएगा इसका संपूरक कोण। तो यानी कि हम किसी भी एंगल का संपूरक कोण निकाल सकते हैं 180 से माइनस करके, और कोटिपूरक निकालना हो तो 90 में से माइनस कर देंगे तो कोटिपूरक कोण आ जाएगा। इन्हीं दोनों के साथ अब बात करते हैं हम ट्रायंगल की, जो हम पहले ही कर रहे थे। त्रिभुज के बारे में अगर बात करते हैं तो त्रिभुज के बारे में हमने बताया था कि त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को कहा जाता है। यानी कोई भी आकृति जो 3 भुजाओं से बंद है, घिरी हुई है, उसको त्रिभुज कहते हैं। रुको, तो हम बात करते हैं त्रिभुज की। त्रिभुज के बारे में अगर बात करें तो त्रिभुज जो होता है वो 3 भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं इस तरह से, जो एक दूसरे को घेरे होती है, और यानी कि आकृति जो है बंद होनी चाहिए। अब जैसे इस तरह का अगर 3 भुजा है और आकृति बंद नहीं है, त्रिभुज नहीं हो सकता। त्रिभुज के लिए हमेशा बंद आकृति चाहिए होती है। तो त्रिभुज में हम देख रहे हैं 3 साइड होती हैं, ए बी सी, और हम पॉइंट को यहाँ पे नाम दे रहे हैं ए बी सी। 3 कोण हैं। अब कोण के आधार पर भी और भुजा के आधार पर भी 3-3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। हमने बताया था एक दिन, पहले दिन बताया था भुजा के आधार पर जो होता है वो 3 तरह का होता है। यानी कि पहला था समबाहु त्रिभुज, दूसरा विषमबाहु त्रिभुज, और तीसरा समद्विबाहु त्रिभुज। इनके नाम से ही आप पहचान सकते हैं क्या इनमें अंतर है। सम का अर्थ होता है समान, यानी कि सभी भुजाएं समान हो तो फिर उसे हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। यहाँ समान तो नहीं लग रही है, इसलिए इसको इस तरह से बनाएंगे ताकि तीनों भुजाएं समान लगे। ठीक है, और यहाँ तीनों भुजाएं अगर समान है तो ये भुजा हो गई ए, और एंगल अगर देखें तो एंगल ए भी इक्वल होगा बी के बराबर और सी के बराबर, यानी सभी एंगल बराबर होंगे तो इनका एंगल मान हो जाएगा 60 अंश, क्योंकि आंतरिक कोणों का योग 180 अंश होता है। तो 180 अंश को 3 बराबर भागों में बांटेंगे तो 60-60 अंश आएगा। और दूसरा है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में कोई भी भुजा समान नहीं होती है। इस तरीके का एक त्रिभुज होगा जिसमें ये ए हो गया, बी हो गया और सी, ना तो ए बी के बराबर है, ना ही बी सी के बराबर है, ना ही ए सी के बराबर है। तो एंगल भी इनका बराबर नहीं होगा, कोई भी कोण इसका बराबर नहीं होगा। और तीसरी बात आती है समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि 2 भुजाएं बराबर होंगी। और तीसरा जो है, तीसरी भुजा हो सकती है बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। ये तीसरी भुजा इस कोण पर निर्भर करती है कि यह कोण कितना बड़ा है। अगर यह कोण 60 अंश से बड़ा है तो तीसरी भुजा बड़ी होगी, 60 अंश से छोटा है तो तीसरी भुजा छोटी होगी। अगर 60 अंश हो गया तब तो समबाहु त्रिभुज हो गया, यानी कि ए ये बराबर है लेकिन तीसरी भुजा सी है जो बराबर नहीं है। तो यानी कि 2 भुजा बराबर है लेकिन तीसरी बराबर नहीं है, यानी कि बी जो है ए के इक्वल है, सी नहीं इक्वल है। तो एंगल भी जो ए के सामने वाला एंगल होगा ये ए हो गया और ये बी और सी, तो एंगल ए जो है यह बी के बराबर होगा, एंगल बी के बराबर होगा, यानी ये एंगल इसके बराबर होगा। और सी जो है वो बराबर नहीं है इसके। ठीक है,
ये हो गया विषमबाहु त्रिभुज। अच्छा, कोणों के आधार पर अगर देखा जाए, कोण इसमें 3 है और 3 जो है कोण है, तो इसमें देखा जाए तो कोण न्यून कोण, कोण कई प्रकार के होते हैं, न्यून कोण होते हैं, फिर समकोण होते हैं, अधिक कोण होते हैं, तो उनके आधार पर भी त्रिभुज बन सकता है। अगर किसी एक कोण का मान सब जो है 90 अंश से कम है तो न्यून कोण होगा, ऐसे ऐसे। तो आइए देखते हैं कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। कट तो दोस्तों, कोण के आधार पर जैसा कि हमने देखा, त्रिभुज 3 प्रकार का होता है, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसमें सभी कोण, यानी कि 3 को जितने भी कोण हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, सभी कोण न्यून कोण हो गए। न्यून कोण का अर्थ मतलब कि 90 अंश से कम का होगा, यह भी 90 अंश से कम है, यह भी 90 अंश से कम है और यह भी, तो फिर इसे न्यून कोण त्रिभुज कहा जाएगा। समकोण त्रिभुज में कम से कम एक कोण 90 अंश का होना चाहिए, अन्य 2 कोण कितना भी हो सकता है। अब हम जानते हैं कि तीनों कोण का मान 180 अंश होना चाहिए। अगर अकेला ये 90 हो गया तो फिर दूसरा जो 2 बचा वो भी दोनों को जोड़ने पर 90 आना चाहिए, यानी कि ये दोनों कोण जो है 90 से कम ही रहेंगे, यानी 2 कोण तो न्यून कोण होगा लेकिन एक कोण समकोण होगा। बड़ा वाला कोण जो होता है वही माना जाएगा, तो एक कोण समकोण है, इसलिए इसका नाम समकोण त्रिभुज पड़ गया। और अधिक कोण त्रिभुज में कम से कम एक कोण अधिक कोण होना चाहिए, यानी कि इस तरह से 90 अंश से ज्यादा होना चाहिए एक कोण, और उसके बाद अन्य 2 कोण जो है वो न्यून कोण होंगे। न्यून कोण त्रिभुज, तीनों न्यून कोण, एक कोण समकोण है तो समकोण त्रिभुज, और एक कोण अधिक कोण है तो अधिक कोण त्रिभुज। ठीक दोस्तों, आप जानते हैं त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, जो हमने कल ही देखा था। त्रिभुज का परिमाप जो होता है तीनों भुजाओं का योग होता है। अगर कोई त्रिभुज इस तरह से है, इस तरह से त्रिभुज दिया हुआ है, तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, यहाँ से सीधे अगर लंब डाले तो लंब जो होता है वो नीचे वाले रेखा पर 90 अंश का कोण बनाता है, तो यही इसकी हाइट हो जाएगी, यही इसकी ऊंचाई हो जाएगी। और इसका जो नीचे का आधार है यही कहा जाता है बेस, यानी आधार, जिस पर त्रिभुज टिका हुआ है। तो फिर अगर इसकी लंबाई a है, इसकी लंबाई b है और इसकी लंबाई c है, तो जो क्षेत्रफल होगा इसका 1/2, आधार कितना है, आधार a है, आधार की लंबाई a है और ऊंचाई इसकी h है, यानी कि हाफ ah, और तीनों भुजाओं का योग क्या होगा, परिमाप, तो परिमाप इसका हो जाएगा a + b + c। ठीक है, आ रहा है ना पूरा ऊपर वाला। ठीक है, तो आइए बात करते हैं, अगर यही त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो तो मान लीजिए कि इस तरह से समकोण त्रिभुज में यहाँ पर ऑलरेडी 90 अंश बन रहा है, ये स्पेशल केस है इसलिए हम ले लिए कि यहाँ देखो 90 अंश ऑलरेडी बन रहा है, यानी कि यही इसकी हाइट है, इसकी ऊंचाई तो यही भुजा है, और जो दूसरी कर्ण के अलावा जो दूसरी भुजा बची यह इसका आधार होगा। ठीक है, यानी कि आधार गुणे लंब, तो आधार और लंब इसका हो जाएगा ये दोनों भुजाएं, तो क्षेत्रफल इसका क्या आ जाएगा, अगर आधार a है तो 1/2 ah। ठीक है, ये उसका हो जाएगा समकोण त्रिभुज का। और किसी भी त्रिभुज का अगर निकालना हो तो हाइट इस तरह से निकालेंगे। हाइट को निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, ये जो b है और h है ये, और किसी तरह से ये लंबाई अगर हमें मिल जाए तो फिर हम निकाल सकते हैं। इसके लिए अगर हम इसको x मान लें तो फिर यह टोटल a है, पूरी लंबाई a है, जो बचेगा a - x बचेगा। ठीक है, यहाँ से हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से हाइट निकाल सकते हैं, इसका कर्ण ये हो जाएगा, और इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हुए हम निकाल सकते हैं इसकी हाइट, यानी जो हाइट है इसकी वो कर्ण का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर - x स्क्वायर।
ये इसका हाइट आ जाएगा। और अगर इस भुजा से इस ट्रायंगल में देखें, या समकोण त्रिभुज है ये, और इसका कर्ण ये हो जाएगा, तो फिर हम इस तरफ से अगर निकालना चाहें तो यस जो हो जाएगा इधर, यस जो है इसका स्क्वायर अगर इधर आएगा तो अंडर रूट बन जाएगा, और सी स्क्वायर यानी यहाँ पे कर्ण सी है और आधार क्या है ए माइनस एक्स का स्क्वायर। इस तरह से हाइट निकाल लेंगे। हाइट निकालने के बाद तब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, लेकिन इतना हार्ड आएगा नहीं सीटेट में। सीटेट में जो है आसान क्वेश्चन आएंगे जो आज तक के होते हैं। ठीक, तीन भुजाओं के त्रिभुज के बाद अब बात आती है चार भुजाओं से बनी हुई आकृति की। तो चार भुजाओं से बनी हुई आकृति चतुर्भुज कहलाती है, जिसमें बंद आकृति होगी। अब देखिए चतुर्भुज जो होता है कई प्रकार का होता है, वर्ग होता है, आयत होता है, समचतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। लेकिन कक्षा 5 तक अगर देखें तो सीटेट के लिए हमें क्या जरूरी है, वर्ग और आयत, बस दो चीज़ें। तो वर्ग और आयत के बारे में हम पढ़ते हैं। चार भुजाओं से बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है, और यही चारों भुजाएं अगर इक्वल हो जाए, सभी चारों भुजाएं अगर बराबर हो तो फिर वो क्या होगा, वर्ग कहलाएगा। चार भुजाओं से बंद आकृति जिनमें सभी साइड इक्वल हो, सभी साइड बराबर हो, उसको हम वर्ग कहते हैं। अगर सभी साइड बराबर है तो ये चारों कोण भी बराबर होंगे, जो चारों आंतरिक कोण है ये भी बराबर होंगे। तो इस स्थिति में अगर हम देखें कि वर्ग के सभी आंतरिक कोणों का योग, वर्ग के सभी आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, आंतरिक कोणों का योग कितना होगा, 360 अंश। 360 अंश। अगर 360 अंश को हम चार बराबर भागों में बांटे तो 360 में हमें 4 से भाग देना होगा और आएगा 90 अंश। यानी कि वर्ग के चारों कोण इक्वल होंगे और ये सभी कितने होंगे, 90 अंश के बराबर होंगे। इसी तरह से आयत भी होता है। आयत में ये चारों भुजाएं बराबर ना हो करके केवल सामने की साइड जो दो भुजा जो है ये आपस में बराबर होती है। अंतर बस इतना है कि इसके सामने वाला ये बराबर हो जाएगा और इसके सामने नीचे वाला बराबर हो जाएगा ये। और कोण तो इसमें भी चार भुजा है तो यही आंतरिक कोण होगा। 360 का 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, चारों 90 अंश का आ जाएगा। अब इसमें सभी चारों भुजाएं बराबर हैं, ए और ए, और इसमें ए बराबर है सामने वाला और बी एक दूसरे के बराबर है। अब इसके परिमाप और क्षेत्रफल की बात करें। वर्ग का परिमाप क्या होगा, वर्ग का परिमाप जो होता है इसके सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाएं 4 बार ए जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, 4 बार ए करे तो या फिर कहे कि 4 का गुणा ए में कर दे तो 4a हो जाएगा इसका परिमाप। और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा a गुणे ए स्क्वायर। 2 बार a का गुणा होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम आयत में देखें, आयत यानी रेक्टेंगल, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर है, इधर से भी बराबर है, तो फिर इसका परिमाप क्या होगा, 2 बार हमें a जोड़ना पड़ रहा है और 2 बार b। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं कि ये साइड है। ठीक है, 2 बार अगर हम 2 को कॉमन कर ले तो अंदर केवल a प्लस b बचेगा, यानी कि 2 भुजाएं दी होंगी, उसमें 2 का गुणा कर देंगे जोड़ने के बाद तो परिमाप आ जाएगा। इसी तरह से क्षेत्रफल निकाले आयत का, तो आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि लेंथ हो गई b और चौड़ाई हो गई a, तो a इंटू बी। ठीक है, आयत और वर्ग यहाँ से हो गया। अब बात करते हैं सर्कल यानी कि वृत्त की। तो दोस्तों बात करते हैं वृत्त की। वृत्त क्या होता है, किसी एक बिंदु से, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर उसके चारों तरफ हर दिशा में अगर देखें तो यहाँ से जितनी दूरी है, मान लो कि r दूरी है, ऊपर भी r दूरी है, इधर भी r दूरी है, इधर भी r, यानी कि हर तरफ इस बिंदु से
चाहे जहाँ जाए हर जगह इसकी दूरी समान हो। यानी कि अगर यहाँ से भी अगर हम नाप लें तो भी दूरी r ही होनी चाहिए। तो फिर यहाँ इस बिंदु एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का पथ यानी रास्ता, इन बिंदुओं का जो रास्ता है यही क्या कहलाएगा, वृत्त बन जाएगा। यानी कि एक निश्चित बिंदु से स्थित सभी बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। तो फिर वृत्त की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए इस तरह से, ठीक है। लेकिन सीटेट में परिभाषा तो नहीं आएगा, अगर ऑप्शन में देना हो तो दे सकता है कि सबसे सटीक परिभाषा कौन सी होगी, तो बनाया जा सकता है। तो वृत्त का परिमाप निकाल सकते हैं। परिमाप जो वृत्त का होता है वो उसकी परिधि कहलाती है। तो वृत्त की परिधि हो जाएगी। वृत्त की परिधि कैसे निकालें? वृत्त की परिधि जो होती है इसको हम ऐसे इस तरह से डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, उसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया पाई को। तो पाई से कैलकुलेट करके तब जा करके निकाला गया 2πr वृत्त का। इसको कैसे निकाला गया? जैसे कि मान लो कि ये पूरा यहाँ से यहाँ देखेंगे, अभी तो थीटा इतना ही था, अगर हम पूरा घूमना हुआ तो 360, पाई की वैल्यू 180 होती है। तो 360 निकालने के लिए क्या करना होगा, 2π रखना होगा, 2 गुना इसका है। तो 2πr जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसकी परिधि कही जाएगी। तो परिधि को हम c लिख देते हैं, सरकमफेरेंस यानी पूरी परिधि का क्या कही जाएगी, c होती है, 2πr इस तरह से निकाल सकते हैं। और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल वो कैसे निकलेगा? वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ये कैसे निकलता है? हम इसको कई पार्ट, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं। फिर इस सेक्शन को, यानी जैसे पिज्जे का टुकड़ा होता है, पिज्जा का, इस तरह से पतला पतला हम स्लाइस एक साथ रखते जाते हैं। यानी कि बहुत पतला होगा, इतना पतला होगा कि जो ये कर्व है इसका केवल सीधा दिखाई पड़े। यानी कि बहुत बड़ा नहीं लेंगे, इतना ही लेंगे ताकि ये सीधा दिखाई पड़े। इसी के बगल में एक और लगा देंगे, ये रहा। तो हम कह रहे थे कि यानी कि ये जो त्रिकोणा स्लाइस है इसको हम कह रहे थे, ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज को हमने यहाँ लगाया। इसी तरह से कटे हुए सभी त्रिभुजों को एक साथ हमने रख दिया। तो यहाँ से आधे त्रिभुज को, आधे सर्कल को हमने काट करके नीचे रख दिया है। जो बचा हुआ आधा, ये जो आधा पार्ट है हम इसके ऊपर से लगा देंगे ऐसे, यानी कि ये पूरा भर जाएगा इधर, ठीक है। अगर देखें तो ये जो आर है, ये त्रिज्या इसकी चौड़ाई है, ये चौड़ाई जो है इसकी त्रिज्या के बराबर है। और ये जो लंबाई है ये कितनी होगी, लंबाई जो होगी वो आधा, जो इसका परिधि जो है आधा परिधि उसके बराबर होगी। यानी कि नीचे की जो चौड़ाई है पूरी परिधि 2πr है, तो उसका आधा क्या होगा, केवल πr। ये इसकी लंबाई हो गई, यहाँ से ऊपर भी πr, दोनों मिलकर के 2πr हो जाएंगे। और इसकी चौड़ाई r है, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। यह है इसकी लंबाई πr, और इसमें चौड़ाई का अगर गुणा कर दें r का तो क्षेत्रफल आता है πr²। यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल πr² इस तरह से निकाल सकते हैं आसानी से। अब बात यह है कि घन और घनाभ क्या होता है। घन और घनाभ देखें तो 3D फिगर होता है। 2D और 3D फिगर क्या होता है, तो पहले जानते हैं 2D फिगर क्या होता है। अगर किसी प्लेन में कोई चीज़ रख दी जाए और उसकी बिल्कुल भी ऊंचाई ना हो, यानी कि वो बाहर बिल्कुल ना निकला हो, अगर इस पर रखा जाए तो बिल्कुल चिपक जाए, तो फिर उसको बोलेंगे कि 2D फिगर है। जैसे कि इस सर्कल को हम रख दिए, एक पतली सी प्लेट है जो बिल्कुल इस पर पूरी तरह से चिपक जा रही है, तो ये क्या हुआ, इसका 2D फिगर, जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होगी। इधर से मापेंगे लंबाई, इधर से माप लिए चौड़ाई। इसी तरह से वर्ग हो गया, स्क्वायर हो गया, इसमें क्या है, ये चौड़ाई है और ये क्या है, लंबाई है। अगर इसी में ऊंचाई भी हो जाए, जैसे कि हमारा घर क्या होता है, बिल्डिंग इस तरह का होता है,
यह एक बॉक्स की तरह बन गया, समझ लो। तो जो घर होगा इसमें क्या है, इसकी चौड़ाई भी होगी, इसकी लंबाई भी होगी और इसकी ऊंचाई भी होगी, हाइट भी होगी। तो ये बिल्कुल जमीन पर नहीं पड़ा हुआ है, इसमें ऊंचाई भी है। तो ये क्या हो गया, 3 दिशा में लंबाई इसकी मापी जा रही है। एक तो इस दिशा में मापी गई चौड़ाई, इस दिशा में पीछे की दिशा में लंबाई और ऊपर की दिशा में ऊंचाई। 3 दिशा है, इसलिए 3 डायमेंशनल बोलते हैं, 3D फिगर बोलते हैं इसको। तो 3D में जो है घन है, घना। अगर किसी स्क्वायर को, किसी वर्ग को हम देखते हैं तो क्या होता है, उसमें दोनों जो है चारों साइड बराबर होती है। उसी तरह से घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों इसकी बराबर होगी, ठीक है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही बराबर होगी, तो फिर वो घन कहलाएगा, ठीक। तो घन क्या होता है, घन ऐसा शेप होता है जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों जो है बराबर होती है। तो घन में क्या होता है कि 4 नीचे पॉइंट होंगे चौकोर में और 4 ऊपर। यानी कि इस तरह से अगर हम घन बनाना चाहें तो एक इस तरह से वर्ग बनाएंगे, एक इस तरह से इसके ऊपर बनाएंगे और ऐसे मिला देंगे सभी कोनों को। ये बन गया एक घन। घन में क्या है, हमने देखा नीचे 4 साइड है, एक स्क्वायर नीचे होगा और एक स्क्वायर ऊपर होगा। तो 4 साइड नीचे और 4 साइड ऊपर। और देखा जाए 4 पिलर है, इसके 4 खंभे हैं। तो टोटल कितने भुजाएं हो गई इसमें, 12 भुजाएं हो गई, 12। और इसमें फलक कितने हो गए, एक सामने की साइड है, सामने का फलक ये रहा, इसके ठीक पीछे। तो हम बात कर रहे थे कि कितने फेसेज होती हैं, इसमें कितने जो है फलक होते हैं। तो सामने का ये फलक पहला, इसके ठीक पीछे एक दीवार है यहाँ पर, ये दूसरा फलक है। और इसी तरह से इसके बगल में भी एक फलक है ये, और इसके सामने ये वाला फलक। यानी कि चारों तरफ से घेरा बन गया, 4 दीवार हो गई। इसका छत और इसकी भूमि नीचे वाली, कुल मिलाकर के 6 फलक होती है। 6 फलक घन में भी है और इसी तरह से घनाभ भी होगा। घनाभ में बस इतना अंतर होता है कि इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर नहीं होती है। यानी कि पहले हमें आयत की तरह दिखेगा इसकी पहली दीवार, और इसके ठीक पीछे इसी के सेम साइज का एक दीवार होगी। अब इसकी चौड़ाई वाली जो दीवार होगी जो इसको घेरेगा वो यहाँ पे छोटा हो सकता है इससे, और ऊंचाई भी इसकी क्या होगी, छोटी होगी। ऊंचाई भी इसकी क्या होगी, छोटी या बड़ी हो सकती है। तो हम कहें कि इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर नहीं होती है। तो फिर इसमें भी देखें तो 6 ही फलक है, 6 फलक इसमें भी है। अगर 6 फलक है तो सभी फलक का एरिया भी होगा, यानी पूरा एरिया जो इसका होगा वो एक फलक का निकाल करके 6 में गुणा कर दें तो 6 गुना हो जाएगा, पूरा फलक आ जाएगा उसका। यानी कि उसका जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल इसका क्या कहलाएगा, संपूर्ण क्षेत्रफल इसका 6 गुणे आगे वाले साइड जो है ए है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, a²। और a² में इसी के बराबर सभी फलक है तो 6 गुणा हो जाएगा, तो इसका संपूर्ण क्षेत्रफल आ जाएगा। घन का क्षेत्रफल क्या होगा, 6a² के बराबर होगा। और एक घनाभ में देखें तो घनाभ में यह एक आयत का काम कर रहा है, इसके बगल में देखें तो एक दूसरा आयत है, और इसकी ऊंचाई यानी कि छत को देखें तो एक तीसरा आयत है। तो हम कह सकते हैं कि 3 जो है 3 तरह के फेसेज हैं जो अलग अलग साइज के हैं। तो पहले का अगर हम निकालें तो L × H, यानी LH हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। बगल वाले का BA है और ये H, तो इसमें जोड़ना होगा BH। और क्या जोड़ना होगा, इसकी छत वाली जो ऊंचाई है, यानी कि इसी के बराबर बेस वाली भी होगी, आधार वाली। तो यहाँ B और L है, B और L। ध्यान दें तो इसके सामने वाले साइड के बराबर, सामने वाले फलक के बराबर एक पीछे भी फलक है, यानी कि इस फलक के बराबर में इसके
उससे पीछे वाला फलक देख रहे हैं, ये वाला फलक जो इतना दिख रहा है अभी, ये वाला, ये हो गया। यानी कि सभी फलक जो है 2 2 बार है। इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 2 गुणे LH प्लस HB प्लस BL। इसको याद करने में दिक्कत महसूस हो रही होगी आपको, तो ये ध्यान रखिए कि इसमें 3 चीजें होती हैं, LHB। अब इसको क्रम से करेंगे, LH हो गया, फिर S से शुरू करेंगे, HB हो गया, फिर B से शुरू करेंगे, BL हो गया। LH, HB और BL, तो 2 से गुणा कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा घनाभ का। घनाभ का आयतन बात करते हैं आयतन की। आयतन में क्या है, आयतन जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तीनों का गुणा करना होगा, तीनों ऊंचाई तीनों लंबाइयों का गुणा करना होगा। यानी लंबाई a है, ऊंचाई चौड़ाई भी a है और ऊंचाई भी a है, यानी कि आयतन जो होता है v वो a क्यूब के बराबर होगा। घन का आयतन a क्यूब के बराबर है, यानी कि ये भुजा मिल जाए उसका 3 बार गुणा कर देंगे तो उसका आयतन आ जाएगा। उसी तरह से घनाभ में क्या है, लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, तीनों का गुणा करेंगे तो इसका वॉल्यूम आएगा LHB। यानी कि L का गुणा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई तीनों का करना होगा, तो फिर ये घनाभ का आयतन आ जाएगा। और ये हो गया घन का आयतन। आगे बात करते हैं हम लोग, तो आगे है बेलन। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब बात करते हैं कि वक्र पृष्ठ क्या है। अगर कोई सतह है जो मुड़ा हुआ है उसको वक्र पृष्ठ कहा जाता है। तो यहाँ पर वक्र पृष्ठ क्या है, ये जो मुड़ा हुआ इसका पूरा ये क्षेत्रफल है, ये इसका क्या कहा जाएगा, वक्र पृष्ठ। इसका क्षेत्रफल कितना होता है, इसको निकालने के लिए अगर हम देखें तो ये इसकी पूरी लंबाई अगर देखें तो इसको अगर हम यहाँ से काट दें, ठीक है, यहाँ से हम कैंची से काट दें तो उसको फैला सकते हैं। इस तरह से फैला देंगे तो एक आयत की तरह दिखेगा ये, जिसमें ये जो इसकी परिधि है ये इसकी लंबाई होती है 2πr, यानी कि ये रेडियस है r, और इसकी ऊंचाई जो होती है ये चौड़ाई के रूप में दिखाई पड़ती है। तो यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrs के बराबर होगा, 2πrs। बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh। और संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब कि यहाँ जो नीचे एक सर्कल है और एक ऊपर सर्कल है, ऊपर एक वृत्त है नीचे वृत्त है, इस वृत्त का भी क्षेत्रफल हमें जोड़ना पड़ेगा। अगर इसको भी जोड़ ले 2 वृत्तों को तो फिर हम क्या कहेंगे कि 2πrs तो पहले से है ये वाला वक्र पृष्ठ, इसी में हम 2 बार πr² को भी जोड़ ले, πr² वृत्त का होता है, इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2πrh, ये दोनों जोड़ के क्या हो जाएंगे 2πr² हो जाएंगे। अब इसमें देख रहे हैं 2πr इसमें भी है 2πr इसमें भी है, तो हम इसको बाहर कर लेते हैं 2πr, बचा यहाँ h और यहाँ पर बचा एक बार r। देखो r यहाँ 2 बार मल्टीप्लाई हुआ क्योंकि स्क्वायर लगा है, r एक बार बाहर आ गया तो एक बार अभी बचा हुआ है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकल के आया कितना, आपको याद केवल लास्ट वाला लाइन रखना है, लास्ट वाली लाइन, संपूर्ण पृष्ठ क्या आया 2πrh प्लस r, ठीक है, ब्रैकेट में। और इसका आयतन अगर निकालें, बेलन का आयतन कितना होगा, बेलन का आयतन ये होता है, सबसे नीचे वाले बेस का पहले क्षेत्रफल लिखते हैं, इसी में ऊंचाई का गुणा कर देते हैं तो फिर उसका आयतन आ जाएगा। तो नीचे वाले जो बेस है इसका ये कितना है πr² है, इसमें ऊंचाई का h का गुणा कर दें तो आ जाएगा इसका आयतन, यानी πr²h। बेलन का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrh, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrh प्लस r और आयतन πr²h। धन्यवाद दोस्तों, आगे की वीडियो अब आगे आपको मिलती रहेंगी।
तब तक के लिए धन्यवाद।